हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सेल, और सेल चैप्टर का हम लोगों ने दो टॉपिक खत्म किया था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेल क्या होता है, टाइप ऑफ सेल, और एक यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या कंपोनेंट होता है वो बताया था मैंने आपको। और फर्स्ट ऑर्गेनेली मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, वो था प्लास्टिड। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है नेक्स्ट ऑर्गेनेली? जो माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? आप बचपन से इसका नाम, जब से आप साइंस पढ़ रहे होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आप थोड़ा बहुत पढ़ाए गए होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल membranous cell organelle present only in eukaryotic सेल। ये एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, विथ फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसे भी सेल हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जैसे मैमेलियन आरबीसी होता है। मैमेलियन आरबीसी एक्सेप्शनल केस है जिसमें मैच्योर कंडीशन में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और उसी तरह से सीप ट्यूब जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। सो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जब मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल, तो ये प्लांट में भी होगा एंड एनिमल्स में भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्टेड इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। कुछ एनिमल सेल में नहीं, कुछ यूकैरियोटिक सेल होंगे, वो एनिमल सेल भी हो सकते हैं, प्लांट सेल भी हो सकते हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट सब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसा पहले ही बताया आपको कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। कुछ यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, मैंने उसको बता दिया कौन कौन सा यूकैरियोटिक सेल होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल with few exceptions such as the mammalian RBC and the seed tube of plants, and it also absent in the prokaryotic cell. prokaryotic cell में ये नहीं पाया जाता। अब आता है इसका नंबर कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितना पाया जाता है, हाउ मच माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल। तो इसका जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? इसका जो नंबर होगा वो वेरिएबल होता है। इट विल डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी। जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, जिस सेल को कम एनर्जी की जरूरत होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। मतलब इसका जो नंबर है वो वेरिएबल नहीं है। जैसे मिनिमम जो होता है, जो इसका नंबर मिनिमम है वो 1 हो सकता है। और ये एग्जाम्पल क्या है? इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरेला। तो क्लोरेला इज एग्जाम्पल वेयर microhysteresis is also example where the
वन सेल हैज ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितना होगा, तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। बहुत से ऐसे सेल होते हैं और सिंगल सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक ही सेल के अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सो नंबर इज हाईली वेरिएबल, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ नहीं है। बहुत से ऐसे सेल होते हैं जिसके एक ही सेल के अंदर 30-30, 50-50 हजार माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्टेड होते हैं एक ही सेल के अंदर। सो नंबर बहुत ही वेरिएबल होता है। अगर हम अपने ही बॉडी में आए तो आवर लिवर सेल कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन द किडनी सेल। लिवर सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा और किडनी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। मतलब हमारी बॉडी में ही डिफरेंट सेल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो नंबर वेरिएबल है, उसको आप याद करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम याद रखिएगा, मिनिमम कहीं कितना होगा तो 1 होगा, और 1 का एग्जाम्पल कहाँ है, क्लोरेला है। सो नंबर इसका कैसा है, हाईली वेरिएबल है। तो अभी तक क्या बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो बच्चों अभी तक यही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होती है और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं जहाँ नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलरेडी पहले से ही एब्सेंट होता है और इसका जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। बहुत से सेल ऐसे होते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल में पाया जाता है। इवन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन्स के अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फॉर एग्जांपल लिवर को अगर हम किडनी से कंपेयर करें तो लिवर सेल हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन द किडनी सेल। ये भी डिपेंड करेगा किस सेल के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कहाँ कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो ये इसका नंबर जो होता है इट इज हाईली वेरिएबल होता है। अब जो होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इट इज अ फिलामेंटस या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस या रॉड शेप का होता है और डबल मेम्ब्रेनस होगा। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर तो क्या दिखाई देगा, डबल मेम्ब्रेनस है। तो इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होगा। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा इनफोल्डिंग्स होती है इस तरह से। इनर मेम्ब्रेन में जगह जगह ऐसे इनफोल्डिंग्स होती है। सो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ है। लेकिन जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनमें इनफोल्डिंग्स है, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, अंदर की तरफ क्या इनफोल्ड है। तो ये जो इनफोल्डिंग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह सकते, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी जो थिकनेस होती है वो 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। क्लियर। तो अभी तक क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, या आउटर मेम्ब्रेन होगा, और मेम्ब्रेन कहीं भी होगा, कोई भी मेम्ब्रेन होगा तो लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। तो यहाँ भी जो मेम्ब्रेन होगी वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होता है, और ये जो इनफोल्डिंग है उसको हमने क्या बोला, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के आउटर सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे इस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स इसके सरफेस पे पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसके सरफेस पे इस तरह के जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। इस तरह के ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं
तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? इसको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। या इसी को और हम क्या बोलते हैं? इसी को हम F1 और F0 पार्टिकल्स कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं। या इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल का आउटर सरफेस है, उस क्रिस्टल के आउटर सरफेस पे क्या पाया जाता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, टेनिस रैकेट लाइक के। और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन पार्टिकल्स को हम F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। या इसी को ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। या इसकी खोज फर्नांडिस ने किया था, इसलिए इसको हम फर्नांडिस पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक, अब इसके अलावा इसके पास अपना खुद का क्या होगा? इट हैज इट्स ओन डीएनए। इसके पास अपना खुद का क्या होगा? डीएनए होगा। इसका अपना खुद का डीएनए होगा। इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा। और इसके पास अपना खुद का क्या होगा? राइबोसोम्स भी होगा। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स है। ये जो राइबोसोम्स इसके पास है वो 70s टाइप का है। किस टाइप का है? 70s टाइप का है। और इसके पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है। खुद का डीएनए है जो सर्कुलर है, और ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन रिच सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। प्रोटीन रिच सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब दो चेंबर मिल गया, ये आउटर चेंबर हो गया, और ये कैसा हो गया? ये इनर चेंबर हो गया। इनर चेंबर हो गया। और उस इनर चेंबर के अंदर क्या पाया जाता है? उस इनर चेंबर के अंदर प्रोटीन रिच सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स के में, इस मैट्रिक्स के अंदर वो सारे एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में के क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ साथ उस मैट्रिक्स में इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम्स भी होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। ये समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्रिस्टी कहते हैं। उसके आउटर सरफेस पे आपको छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम ऑक्सीसोम्स या F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं। ऑक्सीसोम या F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं, या इसी को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। साथ साथ इसके अंदर जो होता है एक बड़ा सा चेंबर होता है, जिसको हम इनर चेंबर कहते हैं। उसके अंदर प्रोटीन रिच सब्सटेंस भरा होता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर वो सारे एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ साथ उसके पास अपना खुद का, उस मैट्रिक्स में इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है, और ये सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। और अपना राइबोसोम्स भी होता है जो 70s टाइप का होता है। किसी ऑर्गेनेली के पास अपना खुद का डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। डीएनए होना अपने आप में बताता है कि वो क्या है? डीएनए होना अपने आप में वो इंडिकेट करता है कि वो सेल है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को सेल विद इन सेल कहते हैं। दोनों के पास अपना राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेलीज है, और वो ऑर्गेनेली एक ऑर्गेनेली के अंदर है, इसलिए राइबोसोम्स को हम ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहते हैं। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही मात्र फंक्शन है, और वह है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका एकमात्र फंक्शन यही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है।
So what is the site of cellular respiration? The site of cellular respiration is mitochondria. So what is the function of mitochondria? Mitochondria का function यही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है वो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है? रेस्पिरेटरी फ्यूल इज ऑलवेज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑलवेज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ये जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इससे क्या बनता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ साथ वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और एनर्जी निकलती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जो कि 38 एटीपी में स्टोर हो जाती है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का एक ये समरी इक्वेशन है, जिसमें ये जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, एंड व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज इट रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन विच सम एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाउ मच एनर्जी? क्या पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर हो जाएगी? तो ये याद रखिएगा, पूरी एनर्जी कभी भी स्टोर नहीं हो सकती। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है जिसमें हम किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट सारी एनर्जी को यूज कर लें। तो यहाँ भी जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो सारी एनर्जी यूज नहीं हो पाएगी। तो कितनी यूज हो पाएगी? तो इसको समझिए कि 1 एटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा तो उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अब वहाँ 38 एटीपी बना हुआ है, तो 38 इंटू 7.3 को अगर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 277 पॉइंट समथिंग एनर्जी यहाँ क्या होगी? स्टोर होगी। इसका आप देखिए एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज यूजेबल एनर्जी स्टोर्ड इन द 38 एटीपी। तो अप्रोक्स मोर देन 400 किलो कैलोरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है? यहाँ से लगभग 400, मोर देन 400 किलो कैलोरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ये स्टोर होगा, किस में स्टोर होगा? ये जो एनर्जी वेस्ट होगी वो किस फॉर्म में वेस्ट होगी? दिस एनर्जी, जो एनर्जी वेस्ट होगी, ये एनर्जी क्या हो रही है? दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्ट होगी, और ये एनर्जी वेस्ट होगी तो किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में वेस्ट होगी। किस फॉर्म में वेस्ट होगी? हीट के फॉर्म में वेस्ट होगी। मतलब ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? हीट के फॉर्म में, एंड इट कीप्स द बॉडी वार्म्स। ये जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे लगातार मेंटेन हुआ है, वो मेंटेन होने का कारण यही है कि हम लोगों के बॉडी में क्या हो रहा है? लगातार सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे इतनी एनर्जी बनती है, जिसमें से कुछ एनर्जी स्टोर होती है और बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, एंड दैट एनर्जी कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट द 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, तो आप यही बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब आपसे पूछे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हो रहा है? इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक है। तो कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसी को हम बायो में क्या बोलेंगे? बोलेंगे एक्सरगोनिक रिएक्शन है। क्या बोलेंगे? एक्सरगोनिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सरगोनिक रिएक्शन, जो आपका एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जब एनर्जी कहीं रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और इसी को बायो में क्या बोल रहे हैं? इसी को बायो में बोल रहे हैं
गोनिक रिएक्शन बोल रहे हैं। सो रेस्पिरेशन इज अ एक्सरगोनिक रिएक्शन in which the respiratory fuel glucose completely oxidized into the carbon dioxide and water in presence of oxygen, and during this process it releases a huge amount of energy in which some energy is stored in the form of ATP. ये definition है किसका? This is a definition of cellular respiration. Site of cellular respiration is a mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो ये क्या बनाता है? एनर्जी, जो किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर हो रही है, या एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है, और कहीं एनर्जी बनता है तो उसको हम पावर हाउस ही कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी बेटा एनर्जी बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। So since in a mitochondria energy produced in the form of ATP, so mitochondria is called powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? Because in mitochondria cellular respiration takes place. During the cellular respiration, it produces energy in the form of ATP. Since mitochondria produce energy so it is called powerhouse of the cell. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि powerhouse of the cell क्यों कहते हैं? अब एटीपी बनने को कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बनने को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, इसको भी थोड़ा सुन लीजिए। फॉस्फोराइलेशन, जैसे इतना देर सुन रहे हैं उस तरह इसको भी सुन लीजिए कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब ATP in presence of ADP and inorganic phosphate, क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ ATP बनेगा। तो कैसे बनेगा ATP? जब ATP बनेगा तो क्या यूज होगा? ADP यूज होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा, और इन दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। तो सिंथेसिस ऑफ ATP in presence of ADP and inorganic phosphate is called phosphorylation. ये phosphorylation कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ऐसे दो ऑर्गेनेली जहां ये phosphorylation होता है तो उसमें से एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। So where the phosphorylation, name the two cell organelle where the phosphorylation takes place, and the organelle is a chloroplast and mitochondria. क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसे दो ऑर्गेनेली का नाम बताइए जहां फॉस्फोराइलेशन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फॉस्फोराइलेशन होता है वह इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। तो यहां देखिए फॉस्फोराइलेशन ये कहां होता है? कौन कौन से ऑर्गेनेली में? होता है? तो एक तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, और दूसरा कौन है? क्लोरोप्लास्ट के अलावा और कौन है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इतना तो आप कर ही लेंगे कि ऐसे दो ऑर्गेनेली का नाम बताइए जहां फॉस्फोराइलेशन होता है। तो दोनों ऑर्गेनेली यहां लिखा हुआ है, लेकिन यहां देखिएगा, यहां जो एटीपी बनेगा ना, फॉस्फोराइलेशन जो क्लोरोप्लास्ट में होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा? ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा।
और जब लाइट के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरीके से होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोराइलेशन दो तरीके से होगा। एक तो होगा डायरेक्ट, डायरेक्ट किससे, सबस्ट्रेट से। तो अगर डायरेक्ट सबस्ट्रेट से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और दूसरा होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फास्फोराइलेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो होगा उसमें कुल कितना बनेगा, उसमें केवल 6 एटीपी बनेगा ग्रॉस में। ग्रॉस प्रोडक्शन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का कितना होगा, ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इज ऑफ 4 एटीपी। एंड ग्रॉस प्रोडक्शन जो होगा किसका, इसका जो ग्रॉस प्रोडक्शन होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का वो होगा 34 एटीपी। ग्रॉस प्रोडक्शन इसका जो होगा वो होगा 34 एटीपी और इसका कितना होगा, इसका होगा 6 एटीपी। ये ग्रॉस में बता रहा हूं आपको, लेकिन इसमें कुछ यूज हो जाता है तो जो अब ऐसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 34 + 6 40, तो ग्रॉस हो गया। लेकिन जो नेट गेन होता है वो 38 एटीपी का ही होता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में 34 एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर पूछ जाएगा व्हाट इज फास्फोराइलेशन एंड नेम द टू ऑर्गेनेली वेयर द फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, योर आंसर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast. Which type of phosphorylation takes place in mitochondria? Substrate level and oxidative. And which type of phosphorylation takes place in chloroplast? That is a photophosphorylation. Now, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो ये भी दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ये भी देख लीजिए, टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका टाइप देखेंगे तो ये टाइप कितने टाइप का होगा, टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक एरोबिक होता है और दूसरा एनएरोबिक होता है। एन एरोबिक और दूसरा जो होगा वो एरोबिक होगा। इसको तो ये लास्ट टॉपिक है, इस मतलब इस जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका लास्ट ये बिल्कुल अंतिम या लास्ट कंटेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उसका फॉर्मूला C6H12O6। जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये जो ग्लूकोज होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये जो पायरुविक एसिड में इसका जो कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन, ये सब पहला रिएक्शन है एंड इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये एरोबिक में भी होगा, एनएरोबिक में भी होगा और एरोबिक में भी होगा। और ये जो कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा।
साइटोप्लाज्म में होगा। और इसकी खासियत क्या होगा, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी नहीं होगा। इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेशन हो गया, तो यह एनारोबिक हुआ। और इट इज अ कॉमन स्टेप बोथ अकरिंग इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक होगा। और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो अगर पूछा ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, तो साइटोप्लाज्म या कहीं कहीं क्या लिखा होगा, साइटोसॉल। अब देखिए यहां डिसाइड होगा कि रेस्पिरेशन एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा। एक मालिक्यूल ग्लूकोज से 2 मालिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। अब यहां डिसाइड होगा कि रेस्पिरेशन एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यह कैसा होगा, एनारोबिक होगा। और उस कंडीशन में अगर वो ऑर्गेनिजम्स इन अ प्लांट, अगर वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट है, क्या है, इफ द ऑर्गेनिजम्स इज अ प्लांट, इन अ प्लांट, अगर वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट है तो ये जो पायरुविक एसिड होगा वो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। और अगर वो क्या होगा, एनिमल है, इन एनिमल्स अगर है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां ऑक्सीजन नहीं मिला तो इन द सेम प्लेस जहां ये ग्लाइकोलिसिस हुआ था उसी जगह उसका क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्लांट होगा तो इथाइल अल्कोहल और एनिमल होगा तो लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर क्या हो गया, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन मिल गया उस केस में क्या होगा, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब क्या होगा, पायरुविक एसिड इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो कहां जाना है उसको, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड हियर इट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहां वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर थ्रू Krebs cycle and electron transport system। मतलब अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गया तो वो कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहां वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में थ्रू द Krebs साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये दोनों तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है और ये कहां चल रहा है, ये चल रहा है साइटोप्लाज्म में। तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा तो उसके कितने स्टेप हो जाएंगे, उसके 3 स्टेप हो जाएंगे। एक हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्या हो जाएगा, Krebs साइकिल, और तीसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहां चलेगा, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जिसमें से Krebs साइकिल कहां चलेगा, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको मिल गया कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा
तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, कुछ साइटोप्लाज्म में और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, जिसमें से क्रेब्स साइकिल उसके मैट्रिक्स में चलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके इनर मेम्ब्रेन में चलेगा। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए सारे एंजाइम्स जो होंगे उसके क्रेब्स साइकिल के लिए सारे एंजाइम्स उसके मैट्रिक्स में होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं दे विल प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। सो इट इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक इस चैप्टर से हमने 2 ऑर्गेनेली पढ़ लिया। इसके बाद हम जो नया ऑर्गेनेली, नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो स्टार्ट करेंगे वह है राइबोसोम्स। तो आज का टॉपिक, अभी इस टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है और ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।